हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, आप लोगों की एग्जाम में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम हुआ हो, लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जहां पर एक्सपीरियंस बैंकर्स के लिए एग्जाम होते हैं, चाहे आरआरबी स्केल 2 हुआ, आरआरबी स्केल 3 हुआ, एसबीआई सीबी हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, सभी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है एसबीआई सीबीओ, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों की एग्जाम में बहुत देखे गए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि यस, आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आता क्योंकि एसबीआई का पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जस्ट लिमिटेड नहीं रहता कि आप लोगों को सेक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कंडीशनल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आज के सेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने सेशन देख रखा है इंटरनली, हमने इसके बारे में कंप्लीट डिकोड करा है कि किस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस को याद रखना है, कौन कौन से फिगर वाइज डेटा है जो आप लोगों की एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने इंटरनल सेशन देखा होगा और आज के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाला हूं, आपसे पूछने वाला हूं, आप लोगों को बताना है। अगर आउट ऑफ 10 आपके नंबर अप्रोक्सीमेटली 8 9 या 100% आपका अचीवमेंट हो रहा है, आई मीन टू से आपका 100% करेक्शन आ रहा है, करेक्ट हो रहे आंसर्स, तो आप लोगों को कमेंट करना है दैट आपका स्कोर कितना है। 8 से कम जा रहे हैं तो आप लोगों को सेशन देखना है और वापस से प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचेगा नहीं। और ये एग्जाम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको ग्रांटेड बिल्कुल मत लो कि यस हम लोग कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। इंटरनली आप लोग बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोग जरूर इसके रिकॉर्डेड सेशन को भी एक्सेस करो सो दैट आप लोग एक प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाए। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको ज्वाइन करने के लिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देखेंगे व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल ज्वाइनिंग प्रोसेस सो दैट आप लोग ज्वाइन करके डे बाय डे आपकी प्रिपरेशन कर सकें। इट्स अ कंप्लीट पैकेज क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार अभी इस साल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आरआरबी भी पोस्टपोन होने वाला है, तो अपना 100% इस एग्जाम के लिए दे दीजिए। टाइम इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप लोग इसको डिले करें। ओके, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, रिटन एग्जाम का पैकेज इसमें आप लोगों के लिए 2499 में अवेलेबल है। कुछ टाइम बाद ये इंक्रीज होगा या फिर रिवाइज होगा, बैच बंद होगा, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए सो दैट आप टाइम पर एक्ट करके अपने मार्क्स को अच्छा बना सकें जो रियल एग्जाम के कंटेंट है, सो दैट आप पीओ क्लर्क जैसा प्रिपरेशन ना करें। आपका मेंटालिटी ऐसा ना बने कि करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे 5-6 महीने का, एक क्वेश्चन बनेगा नहीं ढंग से, उसको रिवीजन करना पड़ता है। आपका अप्रोच टोटल एसबीआई सीबीओ का होना चाहिए कि यस एसबीआई सीबीओ में हमको डिस्क्रिप्टिव करना है, बैंकिंग नॉलेज करना है। बैंकिंग नॉलेज में टॉपिक्स कौन सा करना है पता नहीं है ना, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज तो बहुत वास्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते, प्रीवियस 3-4 ईयर्स के पैटर्न के बेसिस पर आपके मॉक टेस्ट भी बन रहे सो दैट आप लोग प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ऑलराइट, सेशन स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आई होप आप लोगों ने सेशन को देखा होगा। प्रीवियस ईयर के बेसिस पर 21, 22, 23 जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अ चेक इज डेटेड। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों की प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठाए गए, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर जरूर बताना। अच्छा स्कोर है तो बताना, अगर अच्छा स्कोर नहीं है, लाइक 8 मार्क्स से आपके कम आ रहे तो उसमें आप लोगों को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सेशन को प्रॉपर्ली देखना सो दैट आप लोग इसको लर्न करके बता पाए। अ चेक इज डेटेड 15th जनवरी 2025। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 15 जनवरी का चेक लिखा हुआ है डेट वहां पर चेक के ऊपर, तो यहां पर पूछा गया है दैट इज ऑन विच डेट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं डेट, उस पर ये चेक स्टेल हो जाएगा। स्टेल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मली नॉट पेबल मींस एक्सपायर हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गया चेक का। तो चेक का वैलिडिटी कब खत्म होता है आप लोगों को पता होगा। 15 जनवरी का चेक लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए आपको क्लैरिटी के लिए और बता देता हूं, दैट इज जनवरी 31st डे का होता है। फिर यहाँ पर डिपेंड करता है 28, 29 जो भी रहेगा, और मार्च यहाँ पर 31st का होता है। तो आप लोगों को बताना है कि अगर चेक स्टेल हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो कौन सी डेट को होगा। 15 अप्रैल को हो जाएगा, 16 अप्रैल को होगा, 17 अप्रैल को होगा, 16 मई को होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कैलकुलेट कर कर। आई होप आप लोग अभी तक कैलकुलेट कर चुके होंगे। करेक्ट आंसर इज 15th ऑफ अप्रैल। ध्यान रखिएगा, चेक में जब हम एक्सपायरी या वैलिडिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ डेज से नहीं करते, जस्ट एग्जैक्टली 3 मंथ से करते, क्योंकि फरवरी में नंबर ऑफ डेज कम हो सकता है, जनवरी में कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो मार्च में ज्यादा हो सकता है। तो दैट्स वाई वो पूरा इन्फ्लुएंस ना हो, पूरा एग्जैक्टली क्या काउंट करा जाता है। 15 जनवरी था तो यहाँ पर आ जाएगा 15 फरवरी, ठीक है, एक महीना। 15th मार्च, कौन सा महीना हो गया,
दूसरा महीना एंड थर्ड मंथ आ जाएगा यहाँ पर 15th ऑफ अप्रैल। तो 15 ऑफ अप्रैल के बाद में, सॉरी 16th ऑफ अप्रैल को एक्सपायर होगा, 15th अप्रैल तक ये वैलिड रहेगा, 16th ऑफ अप्रैल को है ना स्टेल हो जाएगा। स्टेल का मतलब क्या होता है, एक्सपायर हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, 16th ऑनवर्ड से वैलिडिटी नहीं रहेगा, इसको पास नहीं करना रहता है। ओके, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस यहाँ 3 मंथ्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता था तो याद रखना। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, आपको पता है ना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये सारे वर्ड्स आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखते हो। तो कौन से सेक्शन में पेमेंट इन ड्यू कोर्स डिफाइंड है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। सेक्शन 31, सेक्शन 85, 47 और 10। करेक्ट आंसर आपको बताना है ए बी सी डी। अगर आप लोगों ने सेशन को देखा होगा, इंटरनली पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट बनाए होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इट इज नॉट दैट टफ, है ना। करेक्ट आंसर इज सेक्शन 10, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कौन से सेक्शन में डिफाइंड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, सेक्शन नंबर 10। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट बैंक करने वाला, पेमेंट कौन करता है, बैंक करेगा ऑब्वियसली, तो पेमेंट जो बैंक करेगा, ठीक है। ड्यू कोर्स का मतलब हो गया कि गुड फेथ में करा है, ठीक है। गुड फेथ, क्या इंटेंशन रहा है, गुड फेथ से करा है, और विदाउट नेग्लिजेंस करा है। ये नोट कर लेना आप लोग, विदाउट नेग्लिजेंस कर रहा है। इसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली सारे ही टॉपिक आप लोगों के लिए ले लिए जो कि आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए ना, आप लोगों को एग्जैक्ट पेपर्स नहीं समझ में आएगा, ना मिलेगा कहीं पर कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग पढ़ लोगे एक बार टॉपिक को, लेकिन समझकर आंसर करना एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टीज आर एसेंशियली इन्वॉल्वड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप सभी जानते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में बात करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करता है, और चेक के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टीज जो कि इन्वॉल्व रहती है आप लोगों को बताना है। 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, दैट इज ड्रॉवर, ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब जो पे करेगा, एंड यहां पर बन जाएगा पेई, जिसको पेमेंट मिलना है। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको डिटेल में बताया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब ड्रॉवर जो कि बनाता है, जो कि लिखता है ना, मतलब ए है, एग्जांपल और बता देता हूं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक बी है और एक सी है, ठीक है। इसको इससे पैसा लेना है, मतलब ए को सी को पैसा देना है, और बी को ए को पैसा देना है, ठीक है। बी को ए को पैसा देना है, सपोज करते इसको 10 लाख देना है इसको, और इसको 10 लाख देना है इसको, ठीक है। ओके, तो ए क्या करेगा, इसको लिख देगा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर, ठीक है। ये क्या हो गया, ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब हो गया मेकर, जो कि लिखता है। चेक के केस में जो चेक फाड़ेगा, जो चेक लिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। ओके, जो कि मेकर रहेगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और बी को बोलेगा कि आप इस पर साइन कर दीजिए। बी क्या कर देगा, साइन कर देगा कि आप अग्रीमेंट पर साइन कर रहे हो, स्टाम्प के अंडर में ये एक्ट रजिस्टर्ड रहेगा, तो उसमें साइन करेगा बी कि आप, मैं आपके बिहाफ पर सी को पैसा दे दूंगा, ठीक है, सो एंड सो डेट को। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, पेई। पेई मतलब होता है जिसको पैसा मिलने वाला है, और ए क्या हो गया, ड्रॉवर। और जो पे करेगा, जो पे करेगा वो कौन हो जाएगा, ड्रॉवी। पे कौन कर रहा है, बी। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉवी। बनाया किसने, ड्रॉवर कौन हुआ, ए। बी क्या हो गया, ड्रॉवी, क्योंकि पे करने वाला है। किसको पे करेगा, सी को, तो सी को रिसीव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पेई। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। अगर दोनों का मैटर आता है ना, ए और बी का ही लेन देन बन रहा है, तो ये साइन करवाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर प्रॉमिस नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है कि आपको मुझे पैसा देना है। तो इस केस में ड्रॉवर भी ये बनेगा एंड पेई भी ये बनेगा। पेई का मतलब क्या होता है, जिसको पैसा मिलने वाला है। पेई का मतलब क्या होता है, जिसको पैसा मिलने वाला है। तो ड्रॉवर के रिस्पेक्ट, ड्रॉवी के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ए बन जाएगा ड्रॉवर, बी बन जाएगा ड्रॉवी, ठीक है। और पेई मतलब यहाँ पर पेयर कौन बन गया, बी पेयर बन जाएगा, पे करने वाला पेयर बनेगा, और पेई जो रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे, पेई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज under section 138 of the negotiable instrument act what is the maximum punishment for dishonor of check due to insufficient balance। देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चेक बाउंस होता है। ओके, या तो उसके अंदर एक्सपायर हो गया चेक, ओके, वैलिडिटी खत्म हो गया चेक का, या फिर उसके अंदर हमने देखा कि म्यूटिलेटेड चेक हो गया, टॉर्न हो गया, थोड़ा सा वेयर टेयर हो चुका है, या फिर उसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ और टेक्निकल मिस्टेक्स भी हो सकती है कि वर्ड्स और फिगर मैच नहीं कर रहा है, एटसेट्रा।
तो उस केस में तो चेक अगर बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया तो बात अलग है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो गया तो 138 सेक्शन बोलता है, 138 सेक्शन याद रखना, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड को बताता है। तो उसमें पनिशमेंट कितना हो सकता है? पनिशमेंट मतलब कि अगर वो कोर्ट में केस जाएगा तो 6 महीने का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है, डबल द चेक अमाउंट देना पड़ेगा जिसका बाउंस हुआ है चेक, 1 ईयर का इंप्रिजनमेंट देना होगा या तो 5,000 का फाइन देना होगा, 2 साल का इंप्रिजनमेंट या फाइन अप टू द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट और बोथ, ठीक है, या ओनली सिविल रिकवरी विल बी डन, है ना, अलाउड रहेगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट और फाइन अप टू ट्वाइस द चेक अमाउंट और बोथ, है ना, ध्यान रखना 2 साल का इंप्रिजनमेंट, जेल हो सकता है, अप टू 2 इयर्स, नो, अप टू, या तो डबल द अमाउंट, अप टू, है ना, अप टू डबल द अमाउंट, 1.5 टाइम्स भी हो सकता है, और क्या बोला गया है, बोथ, दोनों भी हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना, नहीं पता था नोट कर लेना, करेक्ट आंसर कर दिया तो काउंटिंग जारी रखना आप लोगों के। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आफ्टर रिसीविंग अ नोटिस, देखो चेक बाउंस होगा तो रिसीव होने के बाद में नोटिस मिलेगा, किसको मिलेगा? सपोज करते ए ने चेक दिया बी को, ठीक है, ये हो गया बाउंस। अब इसको नोटिस दे दिया इसने, नोटिस देने का गाइडलाइन बताऊंगा अभी। नोटिस देने के बाद में इसको कितने टाइम में पेमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज ये केस कहां जाएगा, प्रोसिक्यूशन पर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको अवॉइड करना चाहता है ये, है ना, इसको अवॉइड करना चाहता है कि यार ये कोर्ट का मैटर ना बने, तो कितने टाइम में पैसा देना जरूरी है जब इसने इसको बाउंसिंग के बाद में नोटिस दे दिया? तो यहाँ पर 15 दिन में करना पड़ेगा, 30 दिन में करना पड़ेगा, 10 दिन में करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा। आई होप आपको करेक्ट आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज 15 डेज। ओके, 15 डेज में इसको रिपेमेंट करना, अदरवाइज ये प्रोसिक्यूशन का मैटर बन जाएगा। और 30 डेज के अंडर में, जैसे बाउंस हुआ ना ये चेक, तो 30 डेज के अंडर में इसको लीगल नोटिस देना पड़ता है। कौन देगा? बी ए को देगा। उसके बेसिस पर 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट करना, अदरवाइज मैटर कोर्ट में जाएगा। ओके, तो 30 डेज समझ में आया। चेक बाउंस हुआ, ए ने चेक दिया बी को, बाउंस हो गया तो बी इसको डिमांड देगा, नोटिस देगा, 30 डेज के अंडर अंडर इसको देना पड़ेगा जब से चेक बाउंस हुआ है, और 15 दिन के अंदर इसको जैसे रिसीव होगा नोटिस, उससे 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चेक हैज बीन ऑल्टर्ड। देखो ऑल्टरेशन का केस है, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया ड्रॉवर कौन होता है, जो कि चलो आपको पता होगा भी। द चेक हैज बीन ऑल्टर्ड, उसमें ऑल्टरेशन हुआ है, बट द ऑल्टरेशन इज नॉट विजिबल। अगर ऑल्टरेशन विजिबल नहीं है, ठीक है, बैंकर को ऑल्टरेशन विजिबल ही नहीं हो रहा है, ओके, सिंपल सा मीनिंग था उसमें, ऐसा कर दिया था डेफिनेशन 5 और ऐसा कर दिया 1000 ओनली, और यहां पर लिखा था 5, ठीक है, इस टाइप का ये कॉमा वोमा नहीं लगा। इसने क्या करा, 50 कर दिया यहाँ पर और इसको 0 लगा दिया, ऑल्टरेशन दिख नहीं पा रहा था और चेक पास हो गया 50,000 का। इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ड्रॉवर रहेगा जिसने चेक बनाया था, या ड्रॉवी जो कि बैंक होगा, या फिर एंडोर्सर जिसने एंडोर्समेंट करा था, या फिर पेई बनेगा। पेई मतलब जो पे करने वाला था। कौन रिस्पॉन्सिबल बनेगा ऑल्टरेशन के केस में? तो अगर ऑल्टरेशन है और विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है तो प्रोटेक्टेड की बात हो रही है, विजिबल है मतलब लाइबल की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन समझे ना, प्रोटेक्टेड कौन है? अगर ऑल्टरेशन वाला चेक बैंक वाले ने पास कर दिया जो कि विजिबल नहीं था, तो उस केस में प्रोटेक्टेड रहेगा बैंक, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो कैसे करेगा? जो उसने प्रोसेस फॉलो करा है, लैप्स नहीं करा है, तो वो लाइबल नहीं रहेगा। देखो, अगर ऑल्टरेशन का कुछ भी कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऑल्टरेशन अगर हुआ है और वो गुड फेथ में और नेग्लिजेंस के बिना पास हुआ है, तो प्रोसेस फॉलो हुआ है, तो उसमें बैंक कभी भी लायबल नहीं बनेगा। प्रोसेस हुआ है तो बैंक हमेशा सेफ है। ओके, तो यहाँ पर सेफ कौन रहेगा, प्रोटेक्टेड कौन रहेगा? बैंक सेफ रहेगा। और बैंक को क्या बोला जाता है? ड्रॉवी, ठीक है, ड्रॉवी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इन अ जॉइंट अकाउंट रिक्वायरिंग बोथ सिग्नेचर्स। आप सभी जानते हो कि जॉइंट अकाउंट ऑपरेशन में, मैंडेट में, दोनों को साथ में अगर साइन करने का इंस्ट्रक्शन दिया है, ए और बी का, ठीक है, इस केस में अगर कंडीशन ये है कि इसका तो जेन्युइन साइन था और इसका फोर्ज कर दिया साइन, किसने कर दिया? ए नहीं कर दिया सपोज करते, या एंडोर्समेंट वाले ने कर दिया, तो उस केस में कौन लायबल बनेगा? और बैंक ने चेक पास कर दिया तो कौन लायबल बनेगा? एक का जेन्युइन केस है, जेन्युइन साइन है, एक का फॉर्जरी है, तो क्या इनके ऊपर केस बन जाएगा कि इन्होंने इसको गलत करा है, इसने फॉर्जरी करवाया ऐसा, तो इसके ऊपर केस बनेगा, या बैंक के ऊपर केस बनेगा? कौन लायबल कौन बनेगा कॉम्पनसेट करने के लिए? तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पर हमेशा ड्रॉवी। अगर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यार ए प्लस बी काम करना है, तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि नेग्लिजेंस के बिना इसको पास करना चाहिए। अब नेग्लिजेंस के बिना पास कर दिया तो इस केस में कौन बनेगा? इसमें केस में रिस्पॉन्सिबल बनेगा ड्रॉवी। इसके अलावा जो फॉर्जरी हुआ है उसका मैटर सिविल डिस्प्यूट अलग से जाएगा। ऐसा मत सोचना
कि ऐसा तो इसने फॉर्जरी कर दिया तो ये सेफ कैसे हो गया, तो फॉर्जरी भी कर दिया उस केस में ये सेफ नहीं है, इसको कॉम्पनसेशन बैंक तो कॉम्पनसेट करेगा जो लॉस हुआ है, लेकिन उसमें जिसका भी फॉल्ट रहेगा वो सिविल डिस्प्यूट बनेगा। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज ड्रॉवी। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस हो चुका है। अगर आपका आंसर करेक्ट आते जा रहे हैं दैट्स गुड, आप लोगों ने इस सेक्शन को पढ़ लिया है, तो बहुत हेक्टिक सेक्शन है और आपने इसको कॉम्प्लेक्स डेटा को कंक्लूड कर लिया इजी वे में, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आप लोगों के एमसीक्यू में पूछ रहा हूं। आई होप आप मैक्सिमम इसका आंसर करेंगे। इफ अ ड्रॉवर इज कन्विक्टेड अंडर द सेक्शन 138, देखो डिसऑनर ऑफ चेक के केस में अगर 138 के केस बनता है सेक्शन का, तो फाइल्स इन अपील करेगा। देखो ए ने क्या करा, बी को चेक दिया, ये बाउंस हो गया, इसने केस कर दिया, किसने कर दिया, इसने केस कर दिया। डिमांड विमांड पर 15 दिन पर इसने पैसा नहीं दिया था, नोटिस मिला था 30 डेज पर, ये पहले मैं बता चुका हूँ इसलिए स्पीड में बताना पड़ेगा। तो अगर केस कर दिया है ना, और इसने ए के अगेंस्ट में एक्शन ले लिया, ये अगेंस्ट में एक्शन ले लिया कोर्ट ने, तो इसके पास तो राइट है ना, क्या राइट है, ये अपील कर सकता है, क्या कर सकता है, दूसरे कोर्ट में अपील कर सकता है, राइट। तो ये अपील करना चाहता है, उस केस में इसको कितना मॉनेटरी अमाउंट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तारीख पर तारीख लगा सकता है ना, कि इसको पैसा नहीं दे रहा है बाद में भी, और दूसरे कोर्ट में जा रहा है, फिर दूसरे कोर्ट में जा रहा है, ऐसा अपील करे जा रहा है, और केस को लेंदी कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट के पास में कुछ राइट होता है कि आप इतना अमाउंट डिपॉजिट करो पहले, फिर हम आपका केस अपील सुनेंगे। तो उस केस में 50% ऑफ द चेक अमाउंट इससे डिपॉजिट कराया जाएगा। नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, या मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द फाइन कॉम्पनसेशन, इसको जो भी कोर्ट में डिसीजन आया था वो इसको जमा करना पड़ेगा। 100% ऑफ द चेक अमाउंट पहले जमा करना पड़ेगा। तो ये क्या कंडीशन बनता है, यहाँ पर कंडीशन है मिनिमम, क्या बोला गया, मिनिमम ऑफ 20%, केस टू केस डिपेंड करता है, 50% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, तो 20% मिनिमम डिपॉजिट कराया जा सकता है सेक्शन 138 के मैटर में, अगर ये अपील करने जा रहा है दूसरे केस कोर्ट में, तो अगर इसके अगेंस्ट में एक्शन ले चुके थे। तो आपका करेक्ट आंसर सी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज इन अ समरी ट्रायल। आप सभी जानते हो कि कोर्ट का केस चल रहा है तो उसमें समरी ट्रायल होता है, मतलब हेयरिंग हो रहा है। अब हेयरिंग में फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट रहता है वो कितना पेनल्टी लगा सकता है, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट रहेगा, समरी ट्रायल चल रहा है कोर्ट केस में, तो उसमें कितना पेनल्टी लगा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 6 मंथ्स और 1000 का पेनल्टी। 6 मंथ्स मतलब जेल हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट और 5000 का पेनल्टी, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और अनलिमिटेड फाइन, या फिर नो इम्प्रिजनमेंट अलाउड। करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल में, और 5000 का मॉनेटरी पेनल्टी दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन, और सारा वेराइटीज हम लोग कवर कर चुके। अंडर द सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 147 सेक्शन की बात हो रही है। नेचर ऑफ ऑफेंस आप सभी जानते हो ना कि क्रिमिनल ऑफेंस में जाएगा कि कौन से ऑफेंस में जाएगा, किस टाइप का ऑफेंस है, ये गलती जो है वो किस टाइप की गलती, अगर डिसऑनर होता है चेक ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस और ये सब डिस्प्यूट्स आते, तो उसमें नेचर ऑफ ऑफेंस को क्या बताया गया है, नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस है, सिविल इन नेचर है, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस है, या फिर कॉग्निजिबल ऑफेंस है। करेक्ट आंसर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा यहाँ से। अगर इस पॉइंट को समझ लिया आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएगी। आई होप आपके जितने भी करेक्ट आंसर्स रहेंगे आप लोगों ने पुट अप करे हैं कमेंट में, इंश्योर कीजिएगा आप कमेंट कर कर जा रहे हो, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा आप कितना डेडिकेशन से प्रिपेयर कर रहे हो और मैं आपको कितना डेडिकेशन से चीजें बता रहा हूँ। आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंडेबल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ये म्यूचुअली सेटल कराया जा सकता है। म्यूचुअली सेटल कैसे समझते इसको एक और बार, जैसे ए ने बी को चेक दिया, अब इसने कोर्ट केस कर दिया, बाउंस हो गया तो इसने कोर्ट केस कर दिया, अब ये दोनों आपस में राजी मर्जी करना चाहते है ना, दोनों का म्यूचुअली सेटलमेंट हो गया कि हम दोनों ने केस वापस से ले लिया, तो इस केस पर कुछ भी डिस्प्यूट नहीं चलेगा। ओके, तो ये दोनों म्यूचुअली सेटल कर सकते हैं, उसको वर्ड बोला गया है कंपाउंडेबल। वर्ड नोटिस कर कर रखना, नोट करके रखना, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस तो है लेकिन कंपाउंडेबल, म्यूचुअली सेटल हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझते, सपोज करते एक ए है, ए ने क्या करा, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करा, बी ने इसके अगेंस्ट में केस कर दिया था, यहाँ पर पुलिस इसको पकड़ कर ले गई थी, है ना, ये डैमेज कर रहा था। अब बी ने कोर्ट केस करा और बी बोल रहा है कि यार ठीक है मुझे नहीं करना, तो भी ए के अगेंस्ट में एक्शंस होंगे क्योंकि उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करा है, वो नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब म्यूचुअली सेटलमेंट की बात नहीं है ना उसमें। म्यूचुअली सेटलमेंट मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने चेक को बाउंस करा, अब चेक को बाउंस करा लेकिन वो ऑफेंस किस टाइप का हुआ, क्रिमिनल तो हुआ लेकिन ऑफेंस किस टाइप का होगा, अगर आपस में दोनों सेटल करना चाहते तो इट्स आराम से आप उसको सेटल कर सकते हो, उसको बोला गया कंपाउंडेबल। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा।
इन एनी ऑफ द केसेस आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डेफिनेटली क्लासेस में आइए, लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा कि यस दिस इज द प्रॉब्लम, और आपको इस एग्जाम को कैसे रियल टाइम पर अप्रोच करना है, प्रैक्टिकली अप्रोच करना, पीओ क्लर्क के वे में मत जाना। अदरवाइज आप लोग आपका एक अपॉर्चुनिटी बाद में रियलाइज करोगे। बहुत टाइम पर लास्ट ईयर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं एंड टाइम पर, दैट सर हम तो ऐसा पीओ क्लर्क का पढ़ने लग गए थे, वहां पर तो ऐसा पढ़ा रहे ऐसा पढ़ा रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों का एग्जाम बहुत डिफरेंट है। एसबीआई सीबीओ एक डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करता है जो कि एक्सपीरियंस बैंकर के लिए। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके करेक्ट आंसर जरूर पुट अप करना अगर 8 9 10 नंबर आपके आए हुए। ओके।